गुड इवनिंग, यू आर हाईली वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। नमस्कार साथियों, परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड किस तरह से पॉलीमराइज होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने बातें की थी। आज हम लोग यह देखेंगे उसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड से कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल के बारे में जानेंगे और हम चारगाफ रूल के बारे में भी जानेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल के बारे में जानेंगे। कमिंग लेक्चर हमारा डीएनए का होगा, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो आइए देर न करते हुए सीधे लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि जो हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड है उसमें किस तरह से शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना था, ये हमने देखा था। और यह भी देखा था कि किस तरह से हमारा जो बेस था और फास्फोरिक एसिड के बीच में एस्टर बॉन्ड बना था, ये भी हम लोगों ने देखा। और हमने यह भी देखा कि एक न्यूक्लियोटाइड जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा था तो किस तरह से उनके बीच में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना था। तो वो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या है, उस पे आधारित क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल, तो हम उसको कैसे हल करेंगे, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो हमने यह भी देखा था कि ग्लाइको जो बॉन्ड बने, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो बने और डाइएस्टर बॉन्ड बने, एस्टर बॉन्ड बने, एनहाइड्रस बॉन्ड बने, इन सारी चीज़ों के बारे में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड इन 100 बेस पेयर लॉन्ग डबल स्टैंडर्ड डीएनए। कह रहा है कि 100 बेस पेयर एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए में है। तो आप ये बताइए कि उसके अंदर फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कितने बनेंगे, और चीज़ और हम ले सकते हैं कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितने बनेंगे। दो चीज़ें ये कैलकुलेट करते हैं, ग्लाइकोसिडिक फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर ये पूछता है कि एक जो हमारा डीएनए है तो उसके अंदर 100 बेस पेयर हैं, तो उसके अंदर कितने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाए जाएंगे और कितने फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड पाए जाएंगे, इसके बारे में पूछ रहा है। तो आपको एक बात और बताता चलूं कि जब भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बात करेगा तो ये जो लिखा जाएगा हमेशा बेस पेयर में लिखा जाता है। अगर सिंगल स्टैंडर्ड की बात करेगा, जैसे आरएनए की बात किया, तो हम जानते हैं कि सिंगल स्टैंडर्ड होता है तो वहाँ बेस पेयर नहीं होगा बल्कि यह न्यूक्लियोटाइड होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे यहीं पे लिख दे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड इन 100 बेस पेयर लॉन्ग आरएनए, तो बेस पेयर लिखना गलत हो जाएगा। इसको आपको लिखना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड इन 100 न्यूक्लियोटाइड। 100 न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, इसको हम लोग पिछले लेक्चर में देखे हैं कि किस तरह से हमारा जो बेस पेयर बना था। जैसे सपोज कर लीजिए कि ये हमारा बेस पेयर जो बन रहा था, ये जो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो एक यहाँ पे हमने देखा था कि किस तरह से नाइट्रोजन और बेस जुड़े थे और एक न्यूक्लियोटाइड से हमारा इधर फास्फोरिक एसिड जुड़ा हुआ था। तो इस तरह से हमने देखा था कि ये इसका जो है नीचे वाला 3 स्वतंत्र था, इसका 5 जो है इसमें इन्वॉल्व था। तो यहाँ पे अगर 3 की बात हम करें तो आप देखें क्या, एक बॉन्ड और 2 ही बॉन्ड तो बनेंगे, ये तो फ्री रहेगा, यानी एक कम बनेगा। तो इस तरह से एक इसमें कम बनेगा। तो 2 तरह से इसको हम हल कर सकते हैं। चूंकि डीएनए की बात है, ये डबल होता है, तो 100 बेस पेयर की बात किया है भाई, तो इसका मतलब क्या है, इसमें रहा होगा 50 रहा होगा इसमें और 50 रहा होगा इसमें। तो इसको हम लोग अब देखें, एक तरीका ये है। अब हम लोग शॉर्टली जो है इसको कैसे फार्मूले की मदद से याद करेंगे, लिखेंगे, इसको आइए देखते हैं। तो देखें, इफ
नंबर ऑफ बेस पेयर इन ए डीएनए इज वन, इज एन मान लीजिए, हमने मान लिया। तो नंबर ऑफ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज इक्वल टू, डायरेक्ट हम कर देंगे 2n-1। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए है। तो इस फार्मूले को जब हम लगाएंगे तो हम क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज इक्वल टू 2n-1। चूंकि नंबर ऑफ बेस पेयर इन ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यदि हम n मानते हैं तो नंबर ऑफ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो जाएगा 2n-1। तो यहाँ 2 लिख दिया हमने, n की वैल्यू इसने दे रखी है 100 में से 1 घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा हमारा 99। ठीक, तो 2 9 18 का 8 हाथ से लिख, 2 चौको 8 1 9, 2 9 18 का 8 हाथ से लिख, 2 9 18 1 19, 198 ये हमारा हो जाएगा बेस फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो 198 हमारा हो जाएगा फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब आइए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हम देखते हैं। अगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पूछता है तो आप जानते हो कि जो हमारा ये शुगर है, इस शुगर से क्या होता है भाई, ये कार्बन नंबर 1 का इसी से OH जो समूह है, यानी इसी से हमारा क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस जुड़ जाते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस जब जुड़ जाते हैं तो यही बॉन्ड हमारा क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को अगर पूछता है तो इसको अगर हम निकालना चाहेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है इज इक्वल टू जितना इसमें बेस पेयर दिया हुआ है वही हमारा जो है नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक। भाई एक में तो एक ही बन रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा 200 है, यानी 2 गुणे 100, यानी सीधे हमारा 200 हो जाएगा। यानी हम लिखेंगे डबल स्टैंडर्ड में 2 इंटू नंबर ऑफ बेस पेयर, तो ये हमारा हो जाएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इस तरह से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पूछता है या फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड पूछता है तो बड़े आसानी से आप कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं चारगाफ रूल, ये वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद से कमिंग लेक्चर हमारा होगा डीएनए, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम चलते हैं चारगाफ रूल की तरफ। देखिए चारगाफ नाम के साइंटिस्ट ने क्या दिया, चारगाफ रूल। अब इस वैज्ञानिक ने क्या कहा है, आइए इसको देखते हैं। देखिए चारगाफ साहब ने ये कहा, पहली बात इन्होंने ये कहा कि जो हमारे बेस हैं, जैसे प्यूरीन जो बेस है, प्यूरीन की मात्रा जो है पायरामेडीन के बराबर होगी, पहली बात इन्होंने बताया। दूसरी बात, हम लोग जानते हैं कि प्यूरीन में ए और जी होता है, एडिनिन और ग्वानिन। पी या जी से हमने इसको शॉर्टकट में आपको याद कराया था, पी या जी, यानी प्यूरीन में एडिनिन ग्वानिन, और पायरिमिडीन में क्या होता है, पाई कट से, प्यार कट से याद कराया था। तो मतलब पायरिमिडीन में यानी साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, इनकी बातें हमने की थी। तो इन्होंने ये कहा चारगाफ साहब ने कि प्यूरीन की मात्रा पायरिमिडीन के बराबर होती है, ये बात बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि एडिनिन की जो मात्रा होगी वो थाइमिन के बराबर होगी और ग्वानिन की मात्रा साइटोसिन के बराबर होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताई, यानी एडिनिन और ग्वानिन आप जानते हैं कि ये प्यूरीन है, और थाइमिन और साइटोसिन ये पायरिमिडीन है। तो इसके अंदर इन्होंने ये कहा कि एडिनिन की मात्रा थाइमिन के बराबर और ग्वानिन की मात्रा साइटोसिन के बराबर होती है, ये बात इन्होंने बताई। नेक्स्ट बात इन्होंने यह भी बताया कि जैसे जो हमारा एडिनिन और प्लस थाइमिन को अगर हम जोड़ रहे हैं और इधर ये देखिए यानी ग्वानिन और प्लस साइटोसिन को जोड़ रहे हैं, तो ये क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगी, कांस्टेंट, यानी इज इक्वल टू 1 हम लिख सकते हैं। ये वैल्यू हमारी क्या होगी,
कांस्टेंट होगी, यानी एक ही जाति की कोई भी चीजें हैं तो उसके अंदर ये एडेनिन और थाइमीन के जोड़ने पर जो रेशियो आएगा, यानी ग्वानिन और साइटोसिन, यानी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, इनकी कांस्टेंट होगी। लेकिन विभिन्न प्रकार की जातियों में इसकी मात्रा भिन्न भिन्न होगी। तो ये बात इन्होंने बता दिया। चौथी बात इन्होंने ये बताया कि जो डीएनए हमारा है, ये जो डबल हेलिक्स है, इसके बीच की ये जो चौड़ाई जो है, यानी इन्होंने ये कहा कि डीएनए की चौड़ाई इन्होंने बता दिया। चौड़ाई क्या होगी, डीएनए की चौड़ाई 20 एंगस्ट्रॉम, यानी ब्रीथ 20 एंगस्ट्रॉम के बराबर होगी। तो ये बात इन्होंने बताई। तो इसको आप इन 4 बातों को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। ये है हमारा चारगाफ रूल। अब हम लोग इस चारगाफ रूल के आधार पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, क्योंकि अक्सर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं वो न्यूमेरिकल किस तरह से पूछे जाते हैं, इनको देखते हैं। सपोज कर लीजिए एक न्यूमेरिकल हम ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कह दिया कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। और इसने ये कहा कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सैंपल मान लीजिए आपको मिल गया, और इस सैंपल में इन्होंने क्या किया, एडेनिन की मात्रा दे दिया 20%, ठीक। तो पूछ रहे हैं फाइंड करो, ढूंढो, यानी ग्वानिन की मात्रा बताओ, साइटोसिन की मात्रा बताओ, यूरेसिल की मात्रा बताओ, ऐसे पूछ दिया, ठीक। कह रहा है कि एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और इसमें सैंपल लिया है, एडेनिन की मात्रा मानिए 20% है, तो कह रहा है कि आप बताओ ग्वानिन की मात्रा कितनी होगी, साइटोसिन की मात्रा कितनी होगी, और यूरेसिल की मात्रा कितनी होगी, डीएनए में होगी। तो अब देखें इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। तो आप जानते हो इसने मात्रा दे रखी है, A=20% इसने दिया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ यह भी देख रहे हैं कि A=T है। अभी हम लोगों ने देखा कि A=T होता है, इसका मतलब अगर A 20% है तो T भी हमारा क्या होगा भाई, यह भी 20% होगा, पक्की बात है। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ लें, इन दोनों को जोड़ें, यानी A+T, यहाँ देखिए अभी A+T की हमने बात की, तो A+T हम जोड़ रहे हैं तो क्या निकल रहा है, 20 40%, तो ये आ गया हमारा। तो 100% में से 40% अगर हम घटा दें तो हमको क्या मिला भाई, ये 60% मिला, ठीक। तो ये जो 60% की वैल्यू आई है, अभी हमने देखा कि A+T यानी बाई G+C, तो क्या हुआ, इसका मतलब ये 60% जो आया है यानी G+C की वैल्यू होगी, रिमेनिंग यही तो होगी भाई। तो G+C की वैल्यू होगी, और तो इसमें हम क्या करेंगे, यह भी जान रहे हैं कि G=C के बराबर होता है। अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि G=C के, यानी इसका मतलब 60 में 2 का हम भाग कर दें, यानी ये भी मान सकते हैं कि G+G 60 कर दें, या यानी इसका मतलब ये होगा 30% ये होगा और 30% ये होगा। तो इस तरह से हम A= हमारा 20% हो गया, T= हमारा क्या हो गया, यह भी 20% हो गया, और हमने क्या निकाला, G=30% और C=30%। तो इस तरह से ऐसे सवालों को हम हल कर लेते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं, एक और देखते हैं, एक सवाल और देखते हैं। सपोज कर लीजिए कि एक सवाल और हम देखते हैं, इसने लिख दिया मान लीजिए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दे दिया, चलो भाई डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और इन्होंने ये कहा
कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में जो साइटोसिन की मात्रा है ये 18% दे दिया। चलिए, तो कह रहा है फाइंड अदर बेसेस, तो अन्य बेस को आप ढूंढिए। ये तो दे दिया C इक्वल टू 18%, फाइंड अदर बेसेस। तो अदर बेसिस को हम कैसे निकालेंगे भाई? भाई हम लोग देखते हैं इसको, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में साइटोसिन इक्वल टू 18% दिया है, फाइंड आउट अदर बेसिस। तो अन्य बेसिस की बात कर रहा है और ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो हम जान रहे हैं यूरेसिल तो होगा नहीं। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि अगर एडीनिन है और ग्वानिन है जो प्रिमिडीन है, तो भाई 50% तो ये होगा, ठीक, एडीनिन ग्वानिन, और थाइमिन प्लस साइटोसिन इनका भी रेशियो 50% होगा। ये बात तो हम लोग देख ही रहे हैं, ठीक, इतनी बात तो क्लियर है। अब हम लोग क्या करें, यहाँ ए भी हम देख रहे हैं कि एडीनिन इज इक्वल टू थाइमिन के है और ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन के है। तो अगर हम यहाँ पे एडीनिन इससे फार्मूले से ले, एडीनिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल टू 50% यहाँ हमारा दिया है वैल्यू, तो हमारा ए अगर यहाँ से निकल जाएगा, ए प्लस जी हम भर दें तो जी इक्वल टू सी के बराबर होता है, और ये सी यानी 18 दिया है, यहाँ पे 18 दिया हुआ है भाई, तो ये हमारा हो गया 50%। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 माइनस 18 इज इक्वल टू 8 2 10 का 89 लेके 2 3 5 32% हमारा एडेनिन निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इसी तरह से दूसरा जो हम यहाँ से थाइमिन भी चाहे जिसको भर के निकाले, चाहे ऐसे भी भर सकते हैं, थाइमिन प्लस साइटोसिन इज इक्वल टू, यह भी 50% है भाई, तो थाइमिन हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि सी की वैल्यू तो यहाँ दिया ही रखा है, टी प्लस 18 इज इक्वल टू 50, तो टी इक्वल टू हमारा हो गया, यहाँ भी 32 हो जाएगा, 50 में से 32 घट जाएगा, तो 32%। तो इस तरह से हम बड़े आसानी से निकाल पाएंगे कि हमारा ए 32% हो जाएगा, टी भी 32, यानी हमने क्या देखा, ए भी 32% है, टी भी 32% है, और ए 32% है, टी 32% है, और सी 18 है, तो हम देख रहे हैं कि जी भी हमारा 18 हो जाएगा। रेशियो का तो कोई मतलब ही नहीं रही है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर या आरएनए के अंदर, कभी भी कुछ भी पूछे तो हम बड़े आसानी से इसके परसेंटेज को निकाल सकते हैं, और इसके आधार पर न्यूमेरिकल अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हियर हैव ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट न्यूमेरिकल वैल्यू डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से चारों बेसिस की बात हमने किया, और हमने ये भी देखा कि जब डीएनए रहेगा तो उसमें बेस पेयर बोलेंगे, और आरएनए रहेगा तो सिंगल स्टैंडर्ड रहेगा तो उसको न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। ये भी बात हमने देखा। ग्लाइकोसिडिक बांड के बारे में देखा है, फास्फोडाइएस्टर के बांड के बारे में देखा। इन सारे न्यूमेरिकल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन कोई आते हैं तो मुझे उम्मीद है कि बड़े आसानी से आप इसको टैकल कर पाएंगे। तो ये रहा ब्रीफ डिस्कशन अबाउट दीज न्यूमेरिकल्स। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।